बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए भैया, वाइब्रेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है? सबसे पहला जो वाइब्रेशन होता है वो होता है नेचुरल वाइब्रेशन। दूसरा जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है? डैम्प्ड वाइब्रेशन। और तीसरा टाइप का वाइब्रेशन जो होता है वो होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो हम तुम लोग को सारा वाइब्रेशन के बारे में बताएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम नेचुरल वाइब्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वाइब्रेशन? हम एक सिंपल सा बात करते हैं, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सबके पास अपना क्या है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो सॉलिड जो है ऐसे करके कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है भैया। सॉलिड कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हमको कौन बच्चा बताएगा सॉलिड का जो मोशन होता है उसको कौन सा मोशन बुलाते हैं हम लोग? कोई भी बच्चा? क्लास 7 का बच्चा बता देगा सॉलिड के मोशन को कौन सा मोशन बुलाते हैं? हाँ, वाइब्रेशन। वाइब्रेटरी मोशन। भैया वो अपनी जगह पे रह के क्या करते रहता है? वाइब्रेट करते रहता है। वो हल हिट मतलब हल सॉरी हिल नहीं सकता है। कारण क्या है? कि वो आपस में क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड है। वो आपस में क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो वो हिल नहीं सकता। तो इस चीज को तुम लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो हम तुम लोग को यही चीज बता रहे हैं कि भैया तो ऐसा मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बुला रहे हैं? नेचुरल वाइब्रेशन बुला रहे हैं। भैया लिक्विड में क्या हो जाता है? दूर दूर रहता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है? जिग जैग मोशन करता है। वो कौन सा मोशन करता है? जिग जैग मोशन। इधर 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 करके क्या करते रहेगा? वो मूव करते रहेगा। तो वही भैया चीज। अटेंडेंस ले ली क्या? नहीं, सही है। अभी चुप हो जाओ, अभी पढ़ा रहे हैं। तो क्या लिखता है यहाँ पे? नेचुरल वाइब्रेशन। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ओके। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन। तुमको यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात बता रहे। अभी तुम लोग अपना एकदम स्टेबल होके बैठे हुए हो, ठीक है? तुम इसको एग्जांपल हम लोग अपने ऊपर लेके बताएंगे। यहाँ पे अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग एटम्स का बात कर रहे थे कि सॉलिड जो है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। तो वो अपना क्या कर रहा है? बैठा हुआ है शांति से, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो वो कौन सा मोशन में भैया? वो अपना क्या है? वो नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है। वो अपना क्या कर रहा है? नेचुरल वाइब्रेशन। अब यहाँ पे आके इसको हीट करते हैं तो वो और कस कस के क्या करने लग जाता है? वो और कस कस के वाइब्रेट करने लग जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताना चाह रहे हैं, जब भैया इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ये अपना क्या था? मोशन में था। और कैसा मोशन में था? वाइब्रेटरी मोशन में था। तो इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। वो जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्री फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखता है, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसी को उसका कौन सा वाइब्रेशन बुलाते हैं? नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। बस भैया यहाँ पे ये सॉलिड का एक पार्टिकल है, ये अपना बैठ के खाली क्या कर रहा था? फ्री वाइब्रेट मतलब वाइब्रेट कर रहा था। ये जो भी वाइब्रेशन शो कर रहा था, ये इसका कौन सा वाइब्रेशन था? नेचुरल वाइब्रेशन था। बस इतना सही बात बता रहे हैं। जब इसको अब हम हीट कर देते हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट है। ये क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन जब हीट नहीं कर रहे थे तो देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स। वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर में तुमको क्या बताता है? अलग अलग तरह का एग्जांपल्स बताएगा जिसमें तुम्हारा बॉडी अलग अलग तरह से क्या कर रहा है? नेचुरल वाइब्रेट कर रहा है। तो तुमको हम हर बॉडी के बारे में बताएंगे और वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो बताएंगे, जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी बस इतना सा चीज ध्यान रखो। व्हाट इज नेचुरल वाइब्रेशन? द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। अ बॉडी क्लैम्ड एट वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट क्लैम कर दिए, व्हेन डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम रेस्ट पोजीशन स्टार्ट वाइब्रेटिंग। कहने का मतलब है आप भैया ऐसे करके रबर लगा दिए, यहाँ से फिक्स कर दिए और यहाँ पकड़ के रखे। अब इसको हम प्लग किए, प्लग किए तो ये क्या करने लगेगा? ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। ये क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है बॉडी क्लैम्ड एट वन पॉइंट व्हेन डिस्टर्ब्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। द वाइब्रेशन सो प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं? नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। अब ये बहुत खास बात है, अंडरलाइन करो सब बच्चा यहाँ पे। द पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या चीज पे डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो शेप एंड साइज ही ध्यान रखो तुम लोग। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो तुमको तुरंत बता देना है भैया शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है।
The time period of the body is called natural period and the frequency is called natural frequency. उस बॉडी का जो वहां पे टाइम पीरियड होगा, नेचुरल पीरियड होगा, उसी को यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नेचुरल पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को क्या बुलाया जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे सीधा सा बात यहाँ पे यही है कि भैया जब आप उसको स्ट्रिंग को प्लग किए थे तो वहां पे भी ऑक्सीलेशन हुआ था, तो यहाँ पे भी ऑक्सीलेशन हुआ था, तो यहाँ पे भी कुछ फ्रीक्वेंसी आया था। ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे। दूसरा चीज है जितना समय लगा रहा है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, उसको हम लोग बुलाएंगे नेचुरल पीरियड। तो टाइम पीरियड को नेचुरल पीरियड बुला दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या बुला रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बुला रहा है, और कुछ भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे अलग सा। फिर क्या लिखता है यहाँ पे, ध्यान से देख, लिखता है बॉडी केपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग हैज ए कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन एंड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक खास बात है भैया, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, तुम लोग गैलीलियो एक साइंटिस्ट हैं, वो एक बात बताए थे, तुम लोग पढ़ा था क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन में, वो ये बात बताए थे अगर एक बॉल है उस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉल क्या होते जाएगा भैया, यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है कि अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ये बॉडी भैया घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा। ये बॉल कुछ दूर जाके रुक जाता, उसको कौन रोका बताओ तो मेरे को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, वेरी गुड। तो भैया यहाँ पे ये क्या है, दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है जो कि बॉल को क्या कर दिया, रोक दिया, बॉल को क्या कर दिया, रोक दिया। अब सुन, यहाँ पे भी सेम चीज वही है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसके कारण से बॉल जाके रुक गया। हम यहाँ पे बॉडी को वाइब्रेट कराए, ऐसे स्ट्रिंग लिए और ऐसे करके प्लग किया, तो बॉडी क्या आ जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। ठीक है, तो अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो वहां पे क्या बन रहा होगा, एम्पलीट्यूड भी बन रहा होगा। तो ध्यान से देखो, हम तुम लोग को ये ऐसे बना के दिखाए थे, ये ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा होगा, ये भैया वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड भी बन रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालो, इसका एम्पलीट्यूड निकालो, इसका एम्पलीट्यूड निकालो, नीचे वाले का एम्पलीट्यूड निकालो, ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड निकालो, सबका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, सबका एम्पलीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो वही लाइन लिखता है नीचे सबसे, a body capable of vibrating has a constant natural frequency of its vibration and its amplitude of vibration remains constant। अंडरलाइन करो फिर से इसको, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर यहाँ देख, द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी एक्चुअली अकर ओनली इन वैक्यूम। तो भैया ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो गया, हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया बस माना गया है, क्योंकि धरती में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि जैसे कि बॉल को लुढ़काते हैं, बॉल थोड़ा दूर जाके रुक जाता है, क्या बॉल ऐसा कभी होगा कि नहीं भैया बॉल लुढ़कते लुढ़कते धरती का चक्कर लगा ही रहा है, नहीं, क्योंकि धरती का हर कोना पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये बता रहा है, ये एक बस केस है, जब वैक्यूम होगा तभी ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि भैया वैक्यूम होने पे एयर फोर्स नहीं लगाता है, because the presence of medium around the body offers some resistance due to which the amplitude of vibration does not remain constant, but क्या होते जाएगा, continuously decrease करते जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, अगर एम्पलीट्यूड पहले बताया कि ऐसे रह रहा है, ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ऐसे रह रहा है तो इसका मतलब ये अपने नेचुरल वाइब्रेशन पे, ये अपने क्या है, नेचुरल वाइब्रेशन। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन लगाने लगता है तो देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, खत्म हो गया, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इसका क्या हो गया, खत्म होते गया धीरे धीरे। इसका मतलब ये क्या है कि भैया इसमें एयर फोर्स लगा रहा था जिसके कारण से ये धीरे जाके क्या हो गया, रुक गया, ये क्या हो गया, फोर्स जो है सीज कर गया, अब ये काम नहीं कर रहा, वो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखता है, ये पैराग्राफ में जरा सा ध्यान देना वापिस से, द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी एक्चुअली अकर ओनली इन वैक्यूम, ये सिर्फ कहाँ पे होता है, वैक्यूम में होता है, जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मीडियम अराउंड द बॉडी, अगर वहां मीडियम होगा, से एयर होगा, मीडियम है तो इसका मतलब हम क्या है, एयर होगा, तो वो उस पे क्या लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, वो उस पे क्या लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण वो जो अपना नेचुरल वाइब्रेशन में था वो अपने नेचुरल वाइब्रेशन में नहीं रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो जो है खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए पहला लाइन में ही लिख दिया था, देखो वापिस से, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स,
यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको माना गया है खाली। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है। तो पहले तो हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में बहुत सारा फैक्टर्स आएगा जो तेरे सिलेबस में है, उसको हम बताते जाते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस में है, उसको पे ज्यादा ध्यान देना। तो सबसे पहला चीज, पहला ही पॉइंट सिलेबस में तुम लोग पढ़ा था क्लास 9th में बॉब के बारे में। हम तुम लोग को एक बार वापस से याद करवा देते। ये ऐसे करके एक पेंडुलम है, ये ऐसे करके क्या है, पेंडुलम। किसी को याद है यहाँ से यहाँ क्या कहलाता था ये, इसके सेंटर तक? Length of the इसको string. क्या बुलाते थे, इफेक्टिव लेंथ बुलाते थे, ठीक है। तो हम लोग बॉब का क्या निकालने वाले, टाइम पीरियड निकालने वाले, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता था वो क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, ठीक है। भैया हमको इसका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताइए। हमको फ्रीक्वेंसी का तो नहीं पता, हमको टाइम पीरियड का पता है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ये रिलेशन तुम लोग को पता है। और टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का क्या रिलेशन आ जाएगा, बताओ तुम लोग। फ्रीक्वेंसी और लेंथ का क्या रिलेशन आ Inversely जाएगा, proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड Inversely भैया, proportional. फ्रीक्वेंसी और लेंथ का क्या रिलेशन आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो भी क्या, एकदम एग्जैक्ट देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ आ जाएगा। तो ये रिलेशन तुमको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से आया वो भी हम तुमको बता दिए, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये चीज तुमको बता दिए। तुम ऐसे भी सोच सकता है, क्या, ध्यान से देखना, तुम लोग ऐसे भी सोच सकता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। भैया आप बोले फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। अगर ये उल्टा होगा तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/t, 1/t का मतलब 1 क्या हो गया, f हो गया। और ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 पाई, और ये g ऊपर चला जाएगा, l नीचे आ जाएगा। तो हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे लेंथ और फ्रीक्वेंसी का कैसा रिलेशन आ रहा है, तो देख सकता है तुम लोग। अच्छा सॉरी, इसको तो उल्टा करें ना, तो ये t का उल्टा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। t का उल्टा ऑलरेडी क्या 1/t लिख रहे हैं ना, तो 1/t को क्या बुला रहे, फ्रीक्वेंसी बुला रहे हैं। तो भैया देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लेंथ में कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बार बार इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ पे लेंथ का रिलेशन बताएगा। अब सुनो, इफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो तुमको पहले ही बताया, यहाँ पे बॉब ऐसे करके बस क्या था, रेस्ट पे था, ये अपना मीन पोजीशन पे था। इसको बस हम हल्का सा क्या किए, पुश किए, तो ये बॉब इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ये जो ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है, ये इसका कौन सा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये इसका कौन सा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन बुलाएंगे। अब इसके बाद देखना, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि हमको बताओ इस बॉब का क्या फ्रीक्वेंसी होगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट इट। तो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। अब हमको यहाँ पे बात बता, एक बॉब है इस लेंथ का, एक बॉब है इस लेंथ का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या सेम आएगा, मेरे को बताओ। नहीं नहीं, तो बस नहीं यही भैया। चीज तुमको बताना है मेरे को। इसी पे बाद में और क्वेश्चन आने वाला है। तो तुम लोग ये चीज समझ गया कि दो लेंथ ऑफ पेंडुलम है अलग अलग, तो दोनों का क्या फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग। अलग अलग होगा। तो एक चीज पक्का क्लियर हो गया तुम लोग को कि फ्रीक्वेंसी वो जो होता है वो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द बॉब। लेंथ ऑफ दी बॉब। वेरी गुड, ठीक है। बॉब, बॉब ये वाले को बॉब बुलाते हैं, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को पेंडुलम बुलाते हैं। ये जो तुमको मास दिख रहा है इसको हम लोग बॉब बुलाते हैं। तो एकदम क्लियर, बहुत अच्छा बात बता दिया तुम लोग मेरे को, क्या कि भैया जो फ्रीक्वेंसी होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। वेरी गुड, एकदम सही बताया। दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। वो भी तुम ही लोग देखा है यहाँ पे हम लोग कैसे फॉर्मूला निकाले, ठीक है। तो क्या रिलेशन आया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, ठीक है। वो सारा चीज फैक्टर को हटा देते तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है, तुम लोग देख सकता है, इफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। अब तुम लोग एक बात बताओ मेरे को, हम चल जाते हैं मून पे और हम अभी हम लोग हैं धरती पे, दोनों जगह मेरे को बताओ
जो फ्रीक्वेंसी आएगा सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? जबकि लेंथ सेम है, अलग अलग जबकि लेंथ सेम है। अब बताओ अलग अलग कैसे तुम अलग बता अलग दिए? किस पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगा? चलो डिपेंड वो ऑन बताओ, ग्रेविटी अर्थ पे, किस पे ज्यादा आएगा? अर्थ पे। अर्थ पे। वेरी गुड। तो तुम लोग बोला क्योंकि भैया धरती का ग्रेविटी ज्यादा है। तो ये सब फैक्टर तुम लोग को देखना पड़ेगा। जिसको फैक्टर्स पता है वो तुरंत आंसर कर पाएगा, वरना बैठा रह जाएगा। पाई तो कांस्टेंट है भैया, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज पढ़े कि पेंडुलम का दो चीज पे डिपेंड करता है, अलग अलग। हम तेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स आएगा, तो हम तुमको अभी बस पेंडुलम का बता रहे हैं। तो देख ले यहाँ पे वही एक एग्जांपल देके बता दिया कि डिफरेंट पेंडुलम्स विल वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसका लेंथ डिफरेंट है, जिसका लेंथ क्या है? डिफरेंट। तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। वहीं पे जहां हम लिखे हैं ना वहीं पे लिखना, छोटा सा लिख ले वहां पे, ताकि तुम लोग जब पढ़ाई करेगा तो तुमको ध्यान रहेगा। और दूसरा चीज उसी के नीचे लिख ले जरा सा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से कर लेगा। देखो वही एग्जांपल ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे धरती का ले लिया, और क्या चीज का ले रहा है? सिंपल पेंडुलम लेंथ 1 मीटर ऑन अर्थ सरफेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एंड इट्स नेट। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 0.5 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। तो वो ग्रेविटी का वैल्यू निकाल के वही बता रहा है कि धरती पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसका वो कितना आ जाएगा? 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है भैया। हम तुमको अलग क्वेश्चन की तरह बताएं। अब आता है स्प्रिंग का। तो जब हम तुम लोग को स्प्रिंग पढ़ाए थे, ठीक है, याद नहीं होगा, 4th चैप्टर में पढ़ाए थे, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि यहाँ पे ऐसे करके ये तुम लोग पढ़ा था? एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन था, ये वर्क एनर्जी में भी है, लेकिन क्लास 9th में तुम लोग ये चीज पढ़े थे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, 5 तरह का क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। टेंशन होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, एक स्प्रिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, तुम लोग को अगर याद नहीं हो और अगर लिखना चाहते हो साइड में तो लिख लो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था। कोई बच्चा बता सकता है ये एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स हियर? टर्निंग ऑफ द स्प्रिंग। एक्स इज लेंथ ऑफ इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। ठीक है भैया, स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो मान लीजिए स्प्रिंग पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब जब दबाए हैं तो दब के यहाँ पे आ गया, ठीक है। दब के ट्रॉली जो है इधर आ गया, मान लेते ट्रॉली इधर आ गया और ये दब के ऐसे आ गया। तो ये जितना दबा है वही है एक्स, वही है एक्स। या मान लीजिए जितना खींचने के बाद लेंथ आ गया इलोंगेशन का, तो एक्स इज लेंथ ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन। भैया आप कितना दबाए हो या कितना उसको एक्सपेंड किया, वही लेंथ ऑफ इलोंगेशन या उसका क्या कहलाएगा? कंप्रेशन कहलाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, लेंथ ऑफ इलोंगेशन या क्या बता रहे हैं हम तुम लोग को? कंप्रेशन बता रहे हैं। तो एक चीज तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या बता रहे? ध्यान से देख, ठीक है। तो भैया ये आया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एक्स इज लेंथ ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन। इलोंगेशन कितना खींचा या कितना उसको दबाया। अच्छा, अब तुम लोग को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लाया जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया था वो क्या आया था? के एक्स आया था। के जो है, के को कौन सा कांस्टेंट बुलाते हैं हम लोग? स्प्रिंग कांस्टेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए सिलेबस में नहीं है, हम तुमको फिर बोल देते हैं, ये चीज नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 2 नंबर वाला पॉइंट है ये बस बता दिया है कि अगर स्प्रिंग का बात करेंगे तो वहां पे क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये इस पे क्वेश्चन नहीं आया और ना ही सिलेबस में है। लेकिन पहला वाला जो बताए थे बॉब वाला, वो सिलेबस पे है और उस पे आगे क्वेश्चन भी आएगा। हम बस यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि भैया आप देखो स्प्रिंग भी ऐसे करके वाइब्रेट करेगा अगर छोड़ेंगे तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, वही चीज हम तुमको निकालने का या फैक्टर बता रहे हैं। ठीक है, तो के मतलब क्या हुआ? फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स। एक्स इज द लेंथ ऑफ इलोंगेशन एंड कंप्रेशन, और एक्स के जो है वो दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। के जो है भैया वो क्या आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। ऐसे करके हम मान लेते, ऐसे स्प्रिंग है और इसमें हम एम मास लटका दिए, इसमें एम मास क्या किए? लटका दिए। ध्यान देना सब बच्चा। लिखता है एंड देन रिलीज्ड स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। इसको खींच दिए नीचे और छोड़ दिए, तो क्या होगा? खींच दिए और छोड़ दिए, तो ये ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग होने लगेगा। एंड रिलीज, तो साफ सा बात है, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। वो क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेट करने लग जाएगा। इट्स फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द हार्डनेस और फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। तो यहाँ पे पहला बताया कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और के क्या बताए थे भी हम तुम लोग को? स्प्रिंग कांस्टेंट था ऑफ द स्प्रिंग
एंड मास ऑफ द लोड, और दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करेगा, लोड के मास पे। तो दो फैक्टर यहाँ पे ये आ गया, अंडरलाइन कर लो तो जरा सा, कर लिया तुम लोग अंडरलाइन? मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके, यहाँ पे देख, इट्स फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग एंड द मास ऑफ द लोड। ठीक है, तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग, और हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग कौन बता रहा है, के बता रहा है। के क्या है भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ध्यान रखना। द फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फॉर द सेम लोड। अब वही चीज बात बता मेरे को तुम लोग जरा से एक बात बता दे, हम ले लेते हैं 10 किलो का एक मास, और हम एक ले लेते 20 किलो का मास, ठीक है, तो बता मेरे को दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। तो अलग अलग आएगा, कितना अलग आएगा ये बता, किसका ज्यादा आएगा या किसका कम आएगा? 10 को कम आएगा। कनिष्क तुम बता, किसका ज्यादा आएगा या किसका कम आएगा? कनिष्क? क्या जिसका मास ज्यादा उसका ज्यादा है? गलत। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को अभी तुरंत बताए, देख यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, ध्यान दो, यहाँ पे हम तुमको अभी तुरंत यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, तुम्हारे बुक के सामने ही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है भैया। मास ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो तेरे को यही बात बता रहे, यहाँ पे देख, एक 10 किलो का मास ले लिए, एक 20 किलो का मास ले लिए, ठीक है। अब इसको जब प्लग किए, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, ए और बी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका आएगा, एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे जो बोल रहा है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को। तो यही चीज बताएं, ये फैक्टर सब ध्यान रखना है तुम लोग को, अंडरलाइन करवा दिए, कर ले तुम लोग भी अंडरलाइन। द फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फॉर द सेम लोड ऑन डिफरेंट स्प्रिंग एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोड्स ऑन द सेम स्प्रिंग। अब यहाँ पे बताना चाहता है क्या, हम मोटा सारा स्प्रिंग ले लेते एकदम, ठीक है, और यहाँ पे हम एक पतला सा स्प्रिंग ले लेते हैं जिसमें मास देख ले दोनों का 10 kg है, दोनों का कितना kg है, 10 kg। अब बताओ फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका आएगा? ए का कि बी का? बी का। बी का। ठीक है, बी का कि ए का? बी का। ए का आएगा ना, हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा है। के जो है देखो वहां लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, इट्स फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द हार्डनेस। ठीक है, क्या चीज पे डिपेंड करता है, हार्डनेस पे। तो इस चीज को भूलना मत तुम लोग। ये फिर बोल रहे हैं, ये दिया हुआ फैक्टर है लेकिन ये तेरे सिलेबस में नहीं है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पे चलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का बात करते हैं। When a tuning fork is struck against a hard rubber pad, it vibrates with its natural frequency. The vibration from longitudinal wave, ये हम पहले भी तुम लोग को बताए थे जब हम लोग एयर का एग्जांपल ले रहे थे। ऐसे करके एयर का पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसे करके ट्यूनिंग फॉर्क लाए और इसको ऐसे करके क्या किए, स्ट्रक किए। तो भैया ये ऐसे करके क्या होगा, ये पार्टिकल आगे चला जाएगा। लेकिन ये जो ट्यूनिंग फॉर्क का बात कर रहे हैं, तो भैया ये भी मूव करने लगेगा, तो ये जो आ जाएगा ये अपना नेचुरल वाइब्रेशन करेगा। ये कौन सा वाइब्रेशन करेगा, नेचुरल वाइब्रेशन। तो वही लिखता है, द वाइब्रेशन फॉर्म्स लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर which when reaches our ear sound is heard. This sound is of single frequency, इसी को pure note बुलाते हैं। Different tuning forks produce sound of different frequency। ठीक है, तो इसमें तो कोई फैक्टर ही नहीं बताया है, तो यहाँ पे खाली यही बता रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनता है और कुछ नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला, और ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना और समझना। When the air column in a flute, ठीक है, तुम लोग पढ़ा था साउंड जो होता है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, तो फ्लूट में कौन वाइब्रेट करता है, एयर कॉलम। तबला बजाते तो कौन वाइब्रेट करता है, उसमें भी परकुशन मेम्ब्रेन होता है, दैट इज उसके अंदर भी हॉलो स्पेस रहता है, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, तब जाके क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फ्लूट में क्या होता है भैया, तुम लोग देखा होगा उसमें होल्स बना रहता है। ठीक है, फ्लूट जो होता है उसमें ऐसे छोटा छोटा होल्स रहता है, इस होल्स को कवर कर करके क्या करते हैं, फ्लूट से अलग अलग तरह का आवाज निकलता है। तो लिखता है यहाँ पे, व्हेन एन एयर कॉलम इन अ फ्लूट और ऑर्गन पाइप इज मेड टू वाइब्रेट, इट वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अंडरलाइन कर लो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम।
frequency is inversely proportional to length of air column. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज. In a fluid, the nodes of different frequency are produced by changing the effective length of air column. कैसे भैया? वही जो होल्स था उसको क्लोज करके. तो भैया देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एयर ब्लो कर रहे हैं हम लोग इस तरफ से, ये ऐसे करके छेद किया हुआ है, ठीक है. अब हम इसको अगर बंद कर देते तो एयर कॉलम का लेंथ क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. इसको भी बंद कर दिए और लेंथ बढ़ गया. तो वही चीज बता रहा है कि होल्स को बंद करके हम लोग एयर कॉलम का लेंथ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. अब दो तरह का ऑर्गन पाइप होता है. एक होता है तुम्हारा वन एंड क्लोज, ठीक है, इधर से बंद होता है, एक तरफ से क्या होता है? बंद होता है. और एक होता है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है. तो दो तरह का ऑर्गन पाइप होता है. तो उसी का भी बताएगा यहाँ पे, क्या ध्यान से सुनना. लिखता है इन ए फ्लूइड द नोड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन डिफरेंट होल्स इन इट आर क्लोज्ड. In an organ pipe of given length open at both ends, different modes of vibrations are produced by blowing the air differently and they are of frequency in the ratio 1:2:3, while in organ pipe with one end closed, देख तो यहाँ पे यही बात बता रहा है कि जिसका दोनों एंड अगर खुला हुआ है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आता है F1, F2, F3, ये बताएंगे बाद में हम तुम लोग को ये क्या बताया है. बस अभी इतना सा ध्यान रखना कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो 1:2:3 के रेशियो में आएगा. और अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा जो दूसरे तरफ से बंद है, ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा ये ऑड मल्टीपल में आएगा, दैट इज 1:3:5 आएगा. F1, F2, F3 जो आएगा वो कितने में आएगा ये हम तुमको बताएंगे बाद में अच्छे से, पूरा जब आएगा चैप्टर में है आगे. अभी बस इतना सा ध्यान रखना कि ओपन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आता है. क्यों नहीं सेम आता है? क्योंकि उसके लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम से फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हम तुमको दूसरा चीज यहाँ पे बताएं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम. तीसरा आ जा, ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन दिया है तो हम बता देते हैं तुम लोग को, ये सिलेबस में नहीं है. व्हेन, यहाँ पे ध्यान दे, लिखता है क्या? when string in instrument like sitar, sonometer, violin is plugged once, the transverse vibration of definite natural frequencies are produced in the string. The frequency of vibration in a string, अब देखो string के बारे में बता रहा है, क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है. तो देख ध्यान से, तुम लोग कोई बच्चा गिटार बजाता होगा या सितार बजाता होगा, एक गेस सितार तो कोई नहीं बजा रहा होगा, ठीक है. तो गिटार जो भी बजाता है, तो गिटार में 5 तरह का अलग अलग तरह का गिटार आता है. बेस गिटार, सब बहुत तरह का गिटार होता है. किसी में 3 स्ट्रिंग होता है, किसी में 5 स्ट्रिंग होता है. तो वो स्ट्रिंग्स का जो लेंथ होता है या डायमीटर होता है या जो साइज होता है वो अलग अलग होता है. तो यहाँ पे पहला चीज क्या बता रहा है, देख, वो जो गिटार सितार इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें स्ट्रिंग्स होता है, तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. लिखता है यहाँ पे कि उस पे भी क्या चीज पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ. तो यहाँ पे भी वही बात बता रहा है भैया, जितना ज्यादा लेंथ होगा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ भी क्या बता रहा है? लेंथ. दूसरा रेडियस के, रेडियस मतलब वही है विड्थ. अब ऐसा भी होता है, फिर पतला और थोड़ा मोटा भी स्ट्रिंग हो सकता है, तो वही चीज बता रहा है. तो मोटा स्ट्रिंग होगा तो फ्रीक्वेंसी फिर भी क्या चीज के बराबर बता रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बता रहा है. ठीक है, चलो ये भी हो गया. तीसरा बता रहा है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन. तुम लोग सुना होगा एक वर्ड ट्यूनिंग, ये गिटार का ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो ट्यूनिंग करने का मतलब उसका पेंच से टाइट कर देते हैं, तो टाइटनेस करने से टेंशन बढ़ जाता है. क्या बढ़ जाता है? टेंशन बढ़ जाता है. तो वही बता रहा है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. दस द फ्रीक्वेंसी, अब इसी से एक फॉर्मूला बना लिया, इसी से क्या बना लिया? फॉर्मूला बना लिया, जो तुमको कोई काम का नहीं है. ठीक है, फिर बोल रहे हैं, इस पे क्वेश्चन कोई नहीं आया है, बस तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है. ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम लोग क्या क्या लिखेगा? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. ये 3 बात यहाँ पे बताया, तीनों तुम लोग अंडरलाइन करो. पहला चीज तो यहाँ इसको अंडरलाइन कर लो तुम लोग सब. फिर यहाँ नीचे देखो क्या लिखता है, फिर लिखता है यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग and is the mass of unit length of the string, thus frequency of the note can be increased by decrease. अब तुम देख, frequency is inversely proportional to length है भैया. frequency बढ़ाना है तो length को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बताओ मेरे को. घटाएंगे. घटाएंगे. ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया. फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगा? घटेगा. तो लेंथ घटा दे, तेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो वही बताता है डिक्रीजिंग दी लेंथ. उसी तरह फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, तो यहाँ पे भी क्या होगा? रेडियस को क्या करना पड़ेगा? डायमीटर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो डिक्रीजिंग द रेडियस.
फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग द रेडियस का मतलब ये भी लिख सकता है थिकनेस को क्या करो और कम करो। तीसरा चीज क्या बता रहा है, टेंशन में क्या बताए थे बताओ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो भैया इसका मतलब अगर टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख ले यहाँ पे यही बात बताया है। यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो तुम लोग को रिलेशन पता रहेगा तो आराम से तुम लोग लिख सकेगा। अब इसके बाद एक फिर क्या बता रहा है, फिर आया 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या लिखता है देख यहाँ पे, तो ये चीज को भी मार्क कर ले जरा सा कि हाउ कैन यू इंक्रीज, और रटेगा तो फंसेगा। जो फैक्टर यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, किसी का आवाज आ रहा, म्यूट कर ले सब। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, रटने का कोशिश मत करना नहीं तो फंस जाएगा। हम तुमको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, सबका अलग अलग है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा वहाँ पे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा अगर कोई लेंथ वाला पेंडुलम है तो उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, कोई फिर तुम्हारा अगर मास को लटका रखे तो उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है। तो ये हम अलग अलग ऑब्जेक्ट तुमको बोले थे, और सब ऑब्जेक्ट हम तुमको अभी तक यही बस बता रहे फ्रीक्वेंसी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बस हम तुमको यही बता रहे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो हम तुमको यही बात बताए कि पेंडुलम को अगर लटका दिया जाता है, उसको अगर बस हल्का सा भी हिलाएंगे तो वो जो फ्रीक्वेंसी में आएगा वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। एंड देन सेकंड थिंग क्या बता दिए तुम लोग को कि उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है। तो तुम लोग बता मेरे को, पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी किस किस बात पे डिपेंड करता है भैया, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। और दूसरा चीज क्या बताए थे, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज तुम लोग को बताए थे, ये था पेंडुलम के केस में। स्प्रिंग में क्या बताए थे बता जरा सा, अगर हम ऐसे करके बनाए थे, ठीक है, तो ऐसे करके अगर तुम भी बना लेगा तो तुमको तुरंत याद हो जाएगा। यहाँ स्प्रिंग ऐसे करके बना लिए और यहाँ पे एम लिख दिए और स्प्रिंग के बगल में के लिख दिए। तो के से तुमको ध्यान रहेगा उसका हार्डनेस का बात कर रहे थे भैया। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। खत्म हो गया इसका भी कहानी। फिर यहाँ पे एयर कॉलम का बात कर रहे थे, तो एयर कॉलम का अगर बात करें तो ऐसे करके हम एक टेस्ट ट्यूब बना लेते और यहाँ पे ऐसे करके पानी दे देते और यहाँ पे एल लिखा देते। एल ये हो गया लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ये तो पानी है, एयर तो इसमें ना भरा हुआ है, एयर इस पार्ट में, देखिए एयर इस पार्ट पे है, ठीक है। तो इसका लेंथ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया। तो यही सारा फैक्टर्स है जो तुमको ध्यान रखना है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है किसी किसी फैक्टर पे, जो हम तुमको अभी डिस्कस करके बता रहे हैं। छठा पे आ जाते हैं, व्हेन वी स्ट्राइक द कीज ऑफ पियानो वेरियस strings are set in vibration, each of its own natural frequency because they have different thickness and under different tension। ठीक है, तो वो वहां पे भी बताया। भैया हम आए हैं। हम ले लिए सबका अटेंडेंस। चल अब देखें यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान सुनना। अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन लेंथ, अब आता है स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन लेंथ स्ट्रेच्ड बिटवीन इट्स एंड। अब इसमें देख, पहला वाला जो यहाँ बताया था स्ट्रिंग का, उसको एक तरफ से बांधा गया था। यहाँ पे जो बात किए थे, एक स्ट्रिंग और पहले आया था, ये रहा, नहीं ये वाला नहीं, नहीं ये आया ही नहीं अभी तक, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या किया गया, दोनों तरफ से बांध दिया गया, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे करके स्ट्रिंग है जहाँ पे दोनों तरफ से ये फिक्स है। तो लिखता है व्हेन a string of a given length straight between its end under a given tension can be made to vibrate in different modes by plucking the string in different points। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग को अलग अलग, जैसे मान लीजिए भैया ऐसे करके स्ट्रिंग है, तो ये भी खिंचा रहा है तो इसमें भी टेंशन होगा, ठीक है। फिर दूसरा चीज, स्ट्रिंग को अलग अलग जगह से हम क्या करें, प्लग कर रहे हैं। एक बार इधर से प्लग कर दिए, एक बार बीचों बीच से प्लग कर दिए, एक बार 3/4 पॉइंट से प्लग कर दिए, अलग अलग पॉइंट्स हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान देना, लिखता है इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड इन द मिडिल, जब बीच में प्लग किए, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन लूप एज शोन इन फिगर 7.5a। तो यहाँ पे देखो कितना लूप बन रहा है, एक लूप, ठीक है। यहाँ पे कितना लूप बन रहा है, एक लूप, ठीक है।
तो भैया यहाँ पे इस वाइब्रेशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नोट और फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसको क्या, जब हम लोग बीच में ऐसे करके भैया प्लग किए तो यहाँ एक लूप बन रहा है और इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या माने एफ, और इसी को हम लोग बुलाते हैं प्रिंसिपल नोट। इसी को क्या बुलाते हैं, प्रिंसिपल नोट। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। तो बीच से जब क्या देखो लिखा हुआ ये, तो इसमें टेंशन लेने का काम नहीं। यहाँ पे देख सकता है कि जब यहाँ पे खाली ये चीज कर दे कि बीच से प्लग किए थे, एरो दे दे एकदम बीच में, एक एरो नीचे की तरफ देना तुम लोग, ठीक है। नीचे से ऐसे करके दिखा कि बीच से इसको प्लग किया गया है। अब यहाँ देख, इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट 1/4 लेंथ, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हुआ भैया, ये ऐसे पूरा स्ट्रिंग है, इसको अगर हम 4 भाग में बांटते हैं तो इसको प्लग किया गया 1/4 को, ठीक है। 1/4 पे प्लग किया गया है। तो देख लिखता है if कहा गया, if the spring is plugged at 1/4 length of string from the one end it vibrate in 2 loop। तो कितना लूप बना रहा है, 2 लूप बना रहा है, ठीक है भैया। this vibration is called the first subsidiary। इसको क्या बुलाते हैं, फर्स्ट सब्सिडरी। तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम तो बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है इसमें कितना लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 लूप का। तो यहाँ पे एक काम कर सकता है तुम लोग, जो डायग्राम है तुम लोग अपने बुक में जरा सा एक काम कर, जो दूसरा डायग्राम है उसको वहां पे ऐसे करके दिखा और वहां पे 1/4 लिख दे, ठीक है। कि 1/4 पे हम उसको क्या किए, प्लग किए। तो 1/4 क्या है, उसका लेंथ है। तो मान ले अगर टोटल L है तो ये L/4 है, ये L/ क्या है 4। तो जब L/4 पार्ट में हम इसको प्लग किए दोनों एंड से, भैया हो सकता था अगर आप इधर से ले रहे हो तो इधर हो गया, अगर इधर से ले रहे हो तो इधर का भी L/4 इधर से भी हो सकता है, उस पर डिपेंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना लूप बनाएगा भैया, 2 लूप बनाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2f। चलिए भैया ये भी ठीक है। तो इससे एक रिलेशन निकल रहा है। अब 1/6 पे बोल रहा है, ठीक है। तो जब 1/6, यहाँ पे देख, एक तरफ हम लेंथ लिख रहे हैं और एक तरफ हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, ध्यान देना। जब L/2 था तो बताओ मेरे को फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था, f। फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था, f। जब भैया L/ कितना था, 4 था, जब L/4 था तो फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था, 2f आ रहा था। अब कितना है, L/6 तो बोला, L/ कितना बता रहा है, 6। तो देखो भैया ये भी नोट कर ले कहीं पे, अगर बुक में जगह दिख रहा है कहीं पे भी तो ये भी तुम नोट कर सकता है। जब L/2 था तो फ्रीक्वेंसी f आ रहा था, L/4 है, मतलब जब हम L/4 पार्ट में प्लग किए तो फ्रीक्वेंसी 2f आ रहा है भैया। फिर L/6 पार्ट में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3f आ रहा है। मतलब वहां पे कितना लूप बन रहा है, ये f एक लूप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए 3f का मतलब 3 लूप हो गया। तो देख यहाँ पे दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड सेकंड सब्सिडरी। तो पहला को प्रिंसिपल नोड बुलाए, सेकंड को फर्स्ट सब्सिडरी। लूप 2 लूप है तो फर्स्ट सब्सिडरी, 3 लूप है तो सेकंड सब्सिडरी। तो लिखता दस द डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग्स। अब फ्रीक्वेंसी कितना आ गया देख, f, 2f, 3f, सारा एफ कट गया तो रेशियो कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी का 1:2:3 आ गया। फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आ गया 1:2:3। इफ L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखिए यही चीज अभी हम तुम लोग को बताए थे, अगर L उसका लेंथ था, ठीक है, तो क्या लिखता है, इफ L is the length of the string stretched between its end, the wavelength of different modes in figure 7.5 जो हम तुमको अभी बताए हैं, इससे इजी हम तुमको यहाँ पे ये बताए कि जब L/2 था तो कितना बार बनाया f। जब L/ यहाँ पे क्या था 4 तो कितना लूप बनाया 2। जब L/6 पे प्लग किए तो कितना लूप बनाया, 3 लूप बनाया। तो यही चीज यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। तो जब f था तो f को हम लोग क्या बुला रहे हैं, प्रिंसिपल नोड बुला रहे हैं। जब 2f है तो इसको सब्सिडरी, फर्स्ट सब्सिडरी बुला रहे हैं। जब 3 है तो उसको क्या बुला रहे हैं, सेकंड सब्सिडरी बुला रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, तो तुमको यहाँ पे भी हम बताए थे स्टार्टिंग में कि इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो घटता नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है, बट इट इज एन आइडियल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था, हम तुमको बताए थे इसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। कब घटता चला जाएगा, क्यों घटता चला जाएगा भैया, एयर फ्रिक्शन लगाएगा जिसके कारण से उसका वाइब्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है घटता चला जाएगा। ये ऐसा जो है ये आइडियल केस है, ठीक है। ये तब हो रहा है जब वैक्यूम माने हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, धरती पे हम वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। नेचुरल वाइब्रेशंस आर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। अंडरलाइन करो इस चीज को, इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों का दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
Once a body starts vibrating, it continues its vibration with the same amplitude and same frequency forever. ये हमेशा वैसे, जैसे बॉल भैया अगर लुढ़का है तो लुढ़कते रहेगा जिंदगी भर जब तक फ्रिक्शन नहीं लगा। फ्रिक्शन लग गया, ये बॉल रुक गया। उसी तरह एयर फ्रिक्शन लगाएगा, इसका वाइब्रेशन भी क्या होते जाएगा, घटते चला जाएगा। The vibration of a constant amplitude can only occur in vacuum. ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वैक्यूम हो सकता है। तो इसीलिए इसको कौन सा केस बता रहे हैं हम, आइडियल कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मशीन में भी बताए थे। व्हाट इज आइडियल मशीन, तुम लोग बताओ। आइडियल मशीन क्या होता है? वेरी गुड। 3-4 डेफिनेशन बताए थे हम तुम लोग को। पहला बताए थे अगर MAVR के बराबर होगा, ठीक है, इफिशियंसी 1% 1 या 100% बताए थे। ठीक है, ये सारा चीज हम तुमको बताए थे। वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट ही एक्चुअली में हम बताए थे कि भैया अगर MAVR के बराबर होगा या इफिशियंसी 1 और 100% होगा, परसेंट में अगर बताना है, या वर्क इनपुट वर्क आउटपुट। लेकिन फिर हम लोग पढ़े थे क्या कोई मशीन 100% एफिशिएंट हो सकता है? नहीं भैया, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका कुछ जो है फोर्स लगेगा इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो इसीलिए कोई भी मशीन कैन बी 100% एफिशिएंट। तो उसी तरह यहाँ पे ये बता रहे, ये एक आइडियल केस है। मतलब कब, जब हम लोग वैक्यूम मान रहे हैं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है, एम्पलीट्यूड घटते चला जाता है, और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, उस वाइब्रेशन को हम कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे कि फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, सॉरी नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। भैया कोई भी बॉडी अगर अपना मीन पोजीशन पे था, उसको हल्का सा हिलाए तो जो फ्रीक्वेंसी पे वो आ गया, वही उसका कौन सा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है, एक बार आप उसको मूव कराए, वो जैसा वाइब्रेशन अटेंड कर लिया, जो फ्रीक्वेंसी अटेंड कर लिया, जिस टाइम पीरियड में आ गया, वही उसका क्या कहलाएगा, नेचुरल वाइब्रेशन कहलाएगा भैया। अब यहाँ पे देखिए, सिंस इन प्रैक्टिकल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव वैक्यूम, वैक्यूम कर ही नहीं सकते। नासा वाला ठीक है करके सकता है, हम लोग तो नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज सच वाइब्रेशन इन प्रैक्टिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द सराउंडिंग मीडियम ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग मीडियम हमेशा रेजिस्ट करेगा, offers resistance to the motion, so the energy of the vibrating body continuously decreases, due to which the amplitude of vibration gradually decreases. तो इस कंडीशन को अब बताया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना से याद तुमको बता रहे, व्हाट इज नेचुरल वाइब्रेशन। किसी भी बॉडी का तुम्हारा क्या होता है, पीरियोडिक वाइब्रेशन। और क्या बताया था, जहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो, तो क्या हो जाएगा भैया, वो मूव करते रहेगा विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भैया यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो बस इसका मतलब भैया, अगर पेंडुलम को हम मूव करा दिए तो ये पेंडुलम मूव करते ही रहेगा, ऐसे 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 करते ही रहेगा, तब तक इनफिनाइट टाइम्स तक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि भैया वहां पे एयर फ्रिक्शन लगा देता है, इस कारण से वो रुक जाता है, या हम हाथ लगा देते, या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक देता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो भैया वो अपने फ्रीक्वेंसी से क्या करते रहेगा, वाइब्रेट करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। तो यही चीज यहाँ तक पढ़ाया है, कुछ भारी नहीं है, इतना दिमाग भारी करने का तुम लोग को कोई दरकार नहीं है। हम तुमको बता देते हैं कि क्या क्या तेरे सिलेबस में और क्या क्या तेरे को इम्पोर्टेंट है। तुम लोग फिर से देख ले, यहाँ पे हम पेज दिखाते तुम लोग को। यहाँ पे तुम लोग को जो पढ़ना है, एक तो डेफिनेशन पढ़ना है, और दूसरा दो चीज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पहला तो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे, और तीसरा तुम्हारा हो गया ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग वाला बताए थे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट का जो ये वाला फैक्टर सब बताया, तो एकदम सिंपल सा चीज है। तुमको फैक्टर पूछेगा तो जो भी बच्चा को अभी याद हो गया होगा तो बहुत बढ़िया। जैसे अगर स्ट्रिंग का पूछेंगे तो भैया 3 फैक्टर बताए थे, जिसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बताए, फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बताए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बताए, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बताए। तो इसी में क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन शायद 2 साल, ये मतलब 2 साल के बीच में आया है फिजिक्स में। यही क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं स्ट्रिंग का। तो यही लिखना है भैया, लेंथ घटा के, थिकनेस घटा के, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा आपका, टेंशन बढ़ा के। तो ये 3 तरीका से हम लोग कोई भी स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, तुम लोग को ये आंसर लिखना था उसमें, मतलब जो भी जिसका भी एग्जाम था। फिर 7th वाला पॉइंट का जो बताए, क्या रिलेशन बताए कि लेंथ और तुमको क्या चीज में रिलेशन बताए, फ्रीक्वेंसी। अगर लेंथ आधा होता है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, एफ टाइम्स।
लेंथ अगर तुम्हारा कितना हो जाता है 4 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है 2f। लेंथ 6 टाइम्स हो जाता है, तो लेंथ 6 टाइम मतलब 6 टाइम में प्लग करे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है 3f। पहला को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रिंसिपल नोट बुलाते हैं। दूसरा को क्या बुलाते हैं, फर्स्ट सब्सिडरी बुलाते हैं। सेकंड थर्ड को ये जो दूसरा को क्या बुलाते हैं, सेकंड सब्सिडरी बुलाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना था। और फिर इसका ग्राफ, एक तो ग्राफ में तो कुछ है ही नहीं भैया, देखिए यहाँ ग्राफ, जैसे हम ये ग्राफ बना दिए, तो ये क्या दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि बॉडी इज एक्टिंग, बॉडी इज इन फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन एक ही हुआ। तो हम क्या बताए, ये पेंडुलम अपना मीन पोजीशन पे था, इसको प्लग किए भैया, ये ऐसे ऐसे करके मूव करते रह गया। ये ऐसे करके स्प्रिंग लगाए, ठीक है, ये इसको ऐसे करके खींचे तो भैया ये भी ऊपर नीचे करते रह गया। फिर स्ट्रिंग था, गिटार ऐसे करके हम गंदा सा बना देते एक बार, ठीक है, यहाँ पे गिटार को क्या किए भैया, प्लग किए, ये भी भैया वाइब्रेट करते गया। तो ये सब जितना जो वाइब्रेट कर रहा है, सब जो वाइब्रेट कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ एयर, वही उसका कौन सा वाइब्रेशन है, नेचुरल वाइब्रेशन है, या उसी को हम क्या बुला लेते हैं, फ्री वाइब्रेशन बुला लेते हैं। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो आज का बस इतना ही काम है, तुम लोग इसको एक बार रीड कर लेना और कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है वो चीज याद